अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थीम 2 से MGT 301 की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, नहीं आई एम सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, खैर थीम 2 है हमारी, जो कि अभी रिलीज़ होगी। क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अच्छा, इस थीम में हमें बताते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट किस चीज़ को कहा जाता है। वैसे तो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग थिंग, वट एवर अराउंड यू इज कंसिडर टू बी योर एनवायरनमेंट। यानी आपके आसपास जो भी कुछ है वो आपकी एनवायरनमेंट कंसिडर किया जाता है। तो एनवायरनमेंट इज समवट यू आर वेरी यूज टू इट। इट इज एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड अस। इट कंप्राइजेस ह्यूमन एक्टर्स, सिस्टम्स, फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स। देखो, एनवायरनमेंट से तो आपने यूज टू, आज के आसपास जो भी चीज़ है वो आपकी एनवायरनमेंट कहलाती है। लेकिन वैसे अगर बोला जाए कि एनवायरनमेंट किस चीज़ों से बनी है, क्या क्या मौजूद होता है एक एनवायरनमेंट में, जो ह्यूमन एक्टर्स यानी इंसान जो काम कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, सिस्टम्स और फिजिकल और केमिकल चीज़ें आसपास की, और अलग अलग नेचुरल फैक्टर जैसे बारिश हो जाना, मौसम चेंज होना, ये सारी चीज़ें, या किसी को बीमारी आ जाना जैसे कोविड आ जाना, ये सब कुछ एक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। अब हम जो है अपनी एनवायरनमेंट अब्रंटली यानी एकदम से झंझोड़ दिया, एकदम से कर दिया, एकदम से चेंज नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स हैं जो रखती है अपने अंदर, और डिफाइन करती है आपका क्या बिहेवियर है उन हर तरीके में, हर एक लिविंग थिंग का क्या बिहेवियर है। यानी ज़ाहिर आपकी जो भी कोई एनवायरनमेंट होगी उसके हिसाब से ही आप एक्ट करोगे। हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि हमें कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना, और हम भी काफ़ी हद तक अपनी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक जो फ्लावर ग्रो कर रहा है वो डिपेंड करता है कि भाई वेदर की कंडीशंस क्या है। अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन है तो सही रहे, नहीं है तो फिर वो फ्लावर ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, सरवाइव नहीं करेगा। अगर बार बार एक्सट्रीम वेरिएशन हो उसकी एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है कि एनवायरनमेंट क्या है। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बेसिकली बोला जा रहा है, इन मार्केटिंग आवर मेन ऑब्जेक्टिव is to deliver the value to the customer and in return earns value। पहली बात तो मार्केटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि जो भी कोई वैल्यू है ना, आप कस्टमर तक लेके जाओ, कस्टमर को मिले वो वैल्यू, और बदले में आप कुछ अर्न करो, मॉनिटरी वैल्यू अर्न करो, रेपुटेशन अर्न करो, ये सब अर्न करो। ठीक है, मार्केटिंग इज़ नॉट अलोन, यानी मार्केटिंग अकेला कुछ नहीं होता। As per Philip Kotler ने कहा, it has its own environment, and in this environment, it has its own actors and forces that affect a firm's ability to deliver value to the customer and create profitable customer relationship। यानी मार्केटिंग जो है उसकी अपनी एक एनवायरनमेंट होती है, उसकी एनवायरनमेंट में अपने ही अलग एक्टर्स और फोर्सेस होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्म जो यहाँ पे कहा जा रहा है वो उस नतीजे से कहा जा रहा है, एक कंपनी है, एक फर्म है, मार्केटिंग फर्म, मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, उसको कहा जा रहा है फर्म की एबिलिटी कि वो अपनी जो वैल्यू है कस्टमर को कैसे डिलीवर करे और किस तरह प्रॉफिट हासिल कर सके कस्टमर रिलेशनशिप के थ्रू। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जांपल आप ले लोगे कि एग्जांपल क्या है, एक्टर्स क्या हुए मार्केटिंग एनवायरनमेंट के। एक एक्टर हो गया उनका सप्लायर। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर मेकिंग अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी आप सर्जरी वगैरह के सामान बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? आपको स्टेनलेस स्टील मेटल चाहिए बनाने के लिए। तो जो क्वालिटी है होगी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वो डिपेंड करती है वो जो मेटल आपको मिल रहा है, जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका सप्लायर। तो वो एक एक्टर हो गया सर में। अब वट इफ़ द क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल इज़ नॉट अप टू मार्क, अगर वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल सही नहीं है जो आपको चाहिए, तो आपकी एबिलिटी इफेक्ट होगी कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे वो आइटम दोगे। अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप आपको और आपके कस्टमर के दरमियान होगा वो सफ़र करेगा। सिंपल ज़बान में बात ये है कि जो फर्म है वो बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से इफ़ेक्ट होती है, और बहुत ग्रेट इफेक्ट होता है फर्म की एबिलिटी पे कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रख सके अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। तो अब हमारे पास दो टाइप ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो गई, एक हो गई माइक्रो एनवायरनमेंट और एक हो गई मैक्रो एनवायरनमेंट। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होती है? माइक्रो एनवायरनमेंट इन डेफिनेशन ये होती है, इज डिफाइंड एज द सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट अंडर विच फर्म वर्क्स। एक सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट इसमें फर्म काम कर रही होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन खुद इट्सेल्फ, उसके सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज,
इसके दरमियान वो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, पब्लिक, ये छोटी छोटी माइक्रो एनवायरनमेंट हो गई उसकी। अब ये जो एक्टर्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज दे वर्क टुगेदर, क्योंकि इनको साथ में काम कर रहे होते हैं, एंड दिस वुड बिल्ड योर वैल्यू नेटवर्क एज वेल एज वैल्यू डिलीवरी सिस्टम। और ये चीज़ आपका वैल्यू डिलीवरी सिस्टम और वैल्यू नेटवर्क बनाता है। अब ये जो एक्टर्स होते हैं ये क्या है, दे आर मेकर्स एंड ब्रेकर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इनकी वजह से या तो ये आपकी कंपनी चल जाएगी या तो ख़राब हो जाएगी। सप्लायर गलत हुआ, कंपनी ख़राब, सप्लायर सही हुआ, कंपनी सही। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। अल्टीमेटली आपका गोल ये होता है कि आप कस्टमर्स को फुलफिल कर सको, उसके गोल्स उनको सर्व कर सको। अच्छा, अब माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या एक्टर्स क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक आपके पास है द कंपनी। In designing organization strategies and objects, marketing executives will make close coordination with alike departments within the organization. Because they do not develop coordination within the organization, they can't achieve their goals in an appropriate way. यानी कंपनी, यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिस कंपनी का, सबसे पहले तो उनमें बनता है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन सही हो, ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, आपस में टीम्स के दरमियान सही से कोऑर्डिनेशन हो। अगर इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो जाहिर सी बात है ये अपने जो भी कोई मार्केटिंग गोल्स हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट का ये उनकी एक एक्टर हो गया। अब सप्लायर, सप्लायर क्या है, वो प्रोवाइड करता है रिसोर्स जो आप अपने गुड्स सर्विसेज जो भी कुछ बेच रहे हो उसको बनाने के लिए चाहिए होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं आपको, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं कोई भी अपना प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। बिजनेस अकॉम्प्लिशमेंट डिपेंड करती है, कितना अकॉम्प्लिश होगा से डिपेंड करता है कि सप्लायर, क्या सप्लायर अच्छा आपको दे रहा है सामान या नहीं दे रहा, कि जो एंड प्रोडक्ट है जो बायर ले रहा है वो सही हो रहा है, उसके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट जो चाहिए थे वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। एक फेमस सेइंग है दैट ट्रीट योर सप्लायर एज योर पार्टनर्स टू प्रोवाइड कस्टमर वैल्यू। ये फेमस सेइंग इस वजह से कही जाती है क्योंकि देखो, अगर आपके पास जो सप्लायर आपको सामान दे रहा है, रिसोर्स दे रहा है, आप उससे अच्छी रिलेशन नहीं मेंटेन रखोगे तो वो भी आपसे नहीं रखेगा। वो भी कहेगा चलो बचा कुचा सामान दे दूँ मैं, या सड़ा हुआ दे दूँ, या बगैर देखे दे दूँ, सामान में डिफेक्ट हो, तो फिर एंड में क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा, आप कस्टमर्स को गलत चीज़ दे पाओगे। इस वजह से अपने सप्लायर से भी अच्छी रिलेशन मेंटेन करो, ऐसे जैसे कि वो आपके पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ताकि वो प्रॉपर आपको सामान दें और आप सही किस्म की वैल्यू प्रोवाइड कर सको अपने कस्टमर्स को। तीसरा होता है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। अब इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट्स होता है उनका रोल होता है कि प्रमोट और सेल और डिस्ट्रीब्यूट करो कंपनी के प्रोडक्ट्स। जैसे कि बेसिकली आपने को सामान बनाया और फिर उसको बेचने के लिए रखा, तो अपनी कंपनी के अंदर से तो आप सेल नहीं करोगे ना, आप शॉप वगैरह कहीं रखोगे या किसी को डिपार्टमेंट्स पे रखोगे या किसी और कंपनी को बोलोगे भाई हम आपके लिए प्रोडक्ट बनाए आप बेचो, तो उसको इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। इंटरमीडिएट्स जो हैं अगर ये कोऑपरेटिव नहीं है या सपोर्टेड कंपनी नहीं है तो फिर आप अपनी जो कस्टमर को वैल्यूज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, यानी अपना प्रोडक्ट दे ही नहीं पाओगे। तो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो अक्सर किसको कहा जाता है, होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स। तो इनके साथ भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना अच्छी बात है। यानी आपने कोई सामान बनाया तो आप दुकानदार के पास रखोगे तो दुकानदार के साथ भी तो अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट सामने रखे शेल्फ पे, वो कि वो बिके। ये नहीं कि कहीं छुपा दुपा के रख दे कि कभी भी कोई कस्टमर आ रहा है तो वो खरीदे नहीं क्योंकि उसको नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब चौथा होता है आपके पास एक्टर कॉम्पिटिटर्स और या फिर ड्राइवर या इंस्पायरर्स, ये सारे लोग। कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो कि जिनका एम वो होता है जो हमारा एम है। ठीक है, जैसे हमारा एम है कि हम कोई साबुन का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दूसरे का भी एम है कि वही साबुन का प्रोडक्ट बेच रहा है। इन बिजनेस प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कॉम्पिटिटर्स कैन कट डाउन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट टू गेन द लार्जर मार्केट शेयर। जैसे कि अगर एक बिजनेस आप रन कर रहे हो साबुन की कंपनी का और दो चार और बिजनेस रन हो रहे हैं साबुन की कंपनी के, तो फिर भाई आप चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट बिके तो आप क्या करोगे, आप प्राइस डाउन कर दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर आप गेन कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलें कि भाई चार पांच साबुन एक साथ रखें जो सस्ता वाले हैं हम वो लें। तो ये चीज़ हो जाती है अगर एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हों, आप प्राइस डाउन कर देते हो। Competitors जो हैं वो are the inspirers as well as due to their inspiration companies are becoming more efficient and determined in terms of goal settling। अब ये क्या होता है, ये इंस्पायरर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, यानी बेसिकली इंस्पायर करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हम इस पर इंस्पायर होकर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो सिमिलर भी होता है यानी सेम फील्ड में भी होता है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो जाते हैं वो। और गोल सेटिंग भी फिर उसी हिसाब से करते हैं जैसे आपकी हो रही होती है। अच्छा, पांचवा है कस्टमर्स। कस्टमर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और बिलीवेड एक्टर्स होते हैं इस माइक्रो एनवायरनमेंट में।
वो क्या करते हैं, वो जो हैं आपके गुड्स बाय कर रहे होते हैं, वो कंजप्शन होती है जो करते हैं, कंजप्शन यानी यूज़ जो करते हैं वो वही लोग होते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर कस्टमर सेंट्रिक। जितनी भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हो, ऐड रन करना, बिलबोर्ड लगाना, फ्लायर्स बांटना या कोई भी चीज़, डिस्काउंट्स लगाना, कुछ भी लगाना, वो सारे कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, यानी कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। कस्टमर्स क्या है, कस्टमर्स आर किंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये भी मैं हाईलाइट कर दूँ, ये ज़रा दिमाग में ज़रूर रखो। अच्छा, इसका पेपर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को पहले भी पता होगी ये बात, इसका पेपर काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस आता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। बात ये है कि अगर आपने टॉपिक्स अच्छे से समझे हुए होंगे तो कॉन्सेप्ट बेस आएगा तो समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट बेस का मुराद ये होता है एग्जाम्पल्स के थ्रू आता है। कंपनी का कोई एग्जाम्पल दे दिया, किसी की वर्किंग का दे दिया, फिर बोलेंगे ये क्या कर रहा है, इसमें से कंज्यूमर कौन है, बायर कौन है, ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आ जाए। अच्छा, इसमें से भी डायरेक्ट डायरेक्ट कोट्स आ जाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। अब इनके जो थीम्स हैं उन सबके नोट्स और सारे ऐसे कॉन्सेप्ट में सवाल क्या आने हैं, क्या आ चुके हैं, क्या नहीं आते, ये सारे तैयार हो चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप आराम से रीड करो, ये चैप्टर समझो और उसमें से रीडिंग करो, आपका पेपर A1 हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, दे आर इम्पॉर्टेंट एज जो कस्टमर्स होते हैं उनको इतना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितनी कंपनी को उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने कस्टमर्स आएंगे उतनी ज़्यादा कंपनी सक्सेसफुल होती चली जाएगी। तो कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है कस्टमर्स पे। फिर होता है पब्लिक्स। पब्लिक्स क्या है? पब्लिक इज एनी ग्रुप विच हैज़ एक्चुअल or possible interest in organism to achieve its goals such as financial publics, media public, government public, local public, journal public या internal public। ये भी हाईलाइट समझो। देखो, ये हाईलाइट तो मैंने ऊपर किया हुआ है, लेकिन ये भी ज़रूरी चीज़ है आपके समझने के लिए और एग्जाम वाइज पे। अच्छा, पब्लिक जो है कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट हो आपकी कंपनी के साथ और उसके आपकी कंपनी के जो गोल्स हैं ना वो अचीव करने में। उसमें फाइनेंशियल पब्लिक्स भी हो सकती है, यानी बेसिक जो लोग आपको इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं आपकी कंपनी में। मीडिया पब्लिक्स हो सकती है, जो जर्नलिस्ट हैं या कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल है या कोई भी मीडिया है जो आपके बारे में लिखना चाह रहा है, बोल रहा है हाँ हमारी कंपनी भी चाहती है ऐसे गोल्स को प्रमोट करना, ऐसे लोगों को प्रमोट करना। गवर्नमेंट पब्लिक्स के भाई आप किसी तरीके से जो टैक्स वगैरह दे रहे हो वो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट चाहती है कि आप जैसी कंपनी और एग्जिस्ट करे। लोकल पब्लिक यानी जर्नल म्यूनसिपल पब्लिक्स होती है, एरिया वाइज होती है, रीजन वाइज होती है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। या जनरल पब्लिक यानी नॉर्मल लोग जो देख रहे हैं, बोले हैं अच्छा ये कंपनी बड़ी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बेचती है या कोई भी ऐसी चीज़। या इंटरनल पब्लिक यानी उनके दरमियान जो एम्प्लॉयज़ और ये सब लोग मौजूद हैं। दे आर एक्चुअल स्टेक होल्डर्स। वो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये बेशक क्या होते हैं, ये डायरेक्ट बायर्स या सप्लायर्स नहीं होते, ये डायरेक्टली बाय या सप्लाई नहीं करोगे, कर लें तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली इनका सिर्फ ये रिलेशनशिप नहीं होता आपकी कंपनी के साथ कि कुछ खरीद रहे हैं या कुछ सप्लाई कर रहे हैं। ये समहाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है इनका, सेम वही ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में जो आपने अपनी कंपनी के लिए सेट किए। जनरली इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि सेटिस्फाई करो कि जनरल पब्लिक की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो। कंपनी का जो है उसको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि वो जनरल पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो अकाउंट में ज़रूर ले, इससे पहले कि वो कोई भी डिसीजन ले। ठीक है, अब एक एक करके हम इस पब्लिक को डिस्कस करेंगे, ये होती क्या है, किस तरह इनको प्लीज़ करा जाए, क्या करा जाए। फाइनेंशियल पब्लिक जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम कर रही होती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं कंपनी की फंडिंग, जैसे मैंने बोला इन्वेस्टर्स वगैरह। तो इसमें आ गए बैंक्स, आ गए इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, आ गए स्टॉक होल्डर्स, आ गए, ये सब आ गए। ये सारे फाइनेंशियल पब्लिक्स कहलाती हैं और ये अफेक्ट करती है कंपनी की एबिलिटी को कि वो कितना लोन ले सकती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनी के, वो डील करते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल पब्लिक है, इनको किस तरीके से समझा जाए और इनके पास कैसे पॉजिटिव इमेज बिल्ड की जाए कंपनी की। मीडिया पब्लिक्स। अब मीडिया पब्लिक बेसिकली हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं और क्या है, द कस्टडियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आर मीडिया हाउसेस। और ये सारी की सारी जो कस्टडियंस होते हैं यानी जो होल्ड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन और आगे फैला रहे हैं, वो सारे मीडिया हाउसेस होते हैं। तो जो मीडिया होता है वो मास एक्सपोजर देता है कंपनी की एक्टिविटीज़ को। अब मीडिया में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, प्रिंट मीडिया आ जाएगा जैसे अखबार वगैरह, टेलीविज़न आ जाएगा, न्यूज़पेपर्स आ जाएगा, और सोशल मीडिया आ जाएगा, फेसबुक, ट्विटर। अच्छा, प्रिंट मीडिया में बुक्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और रोल क्या है मीडिया का? मीडिया का रोल ये है कि मच स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन मेक और ब्रेक द कंपनी। मीडिया जो है या तो कंपनी को बहुत उरूज पे ले जा सकती है या कंपनी को ख़त्म कर सकती है। अगर कंपनी के बारे में ऐसी बातें ये रिलीज़ कर दे
जो किसी को नहीं पता थी और वो बुरी बात है, या उसके सीईओ के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, या वर्किंग कंडीशन के बारे में, या कुछ भी कर दे, तो वो कंपनी रातों रात ख़त्म हो जाती है। अगर वो बहुत अच्छी बातें करें तो कंपनी रातों रात ऊपर चली जाती है, सब कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये कंसिडर किए जाते हैं वॉच डॉग फॉर द कंपनी विच प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट एनी मिसमैनेजमेंट और मैल प्रैक्टिस। ये बेसिकली वॉच डॉग्स के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं, जो ऐसी सारी चीज़ें देखते हैं और देखते हैं कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तो फटाफट जाके लोगों को बताओ, उनको वॉच डॉग कहा जाता है। तो ये लोगों के लिए इस तरीके से काम कर रहे होते हैं जो मीडिया पब्लिक है। ये देखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, यानी बेसिकली कंपनी में कोई मिसमैनेजमेंट, मेल प्रैक्टिस ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही। To deal with media houses, the public relation department of the organization plays a vital role. जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी आपकी, उसकी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, पीआर डिपार्टमेंट, वो डील करती है मीडिया हाउसेस से और देखती है कि भाई मीडिया के साथ हमेशा अच्छे रिलेशंस हो, कोई ऐसा हाईलाइट ना करे, कोई उसकी बुरी चीज़ें हाईलाइट ना की जाए, सिर्फ जो कंपनी की स्ट्रेंथ्स वगैरह है वो ज़्यादा हाईलाइट करें, और जो फॉल्ट वगैरह है कंपनी को वो थोड़ा छुपा दें, ज़्यादा उजागर कर करके नहीं दिखाया जाए। अच्छा, तीसरी चीज़ आपके पास है गवर्नमेंट पब्लिक्स। गवर्नमेंट पब्लिक जो है बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट्स पब्लिक इंटरेस्ट होता है। वो प्रोवाइड करते हैं अपनी सर्विसेज भी। क्या होता है उनका वर्क जो होता है, वो रेगुलेट करना होता है कि बिजनेस सही से काम करे, ऑपरेट करे बिजनेस ऐसा है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, रूल्स रेगुलेशन और लॉज वगैरह जो भी हैं कंट्री के, स्टेट के, वो फॉलो किए जा रहे हैं। अच्छा, सिटीजन एक्शन पब्लिक होती है चीज़। सिटीजन एक्शन पब्लिक इसको कहा जाता है। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट दोनों हो सकती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी की होती हैं, जो काम करती हैं अलग अलग ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि वो उनके राइट्स प्रोटेक्ट कर सकें। दे मोस्टली वॉलेंटियर वर्क, वॉलेंटरी मोस्टली वॉलेंटियर वर्क होता है उनका। समटाइम्स ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो काफ़ी इफेक्ट हो जाती हैं कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके की हो रही है कंपनी की। अब अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उन इंडिविजुअल्स के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्टिवेट हो जाती हैं, भैया इस ऑर्गेनाइजेशन के राइट हैं, इसको बचाओ, इसको नहीं ख़राब करो, या कोई भी ऐसी चीज़। अब कोई भी ऐसा इशू अवॉइड करना हो कि इनसे ना हो आपको कोई इशू, तो वो भी पीआर डिपार्टमेंट जो होता है कंपनी का, वो इंटरवीन करता है और ध्यान रखता है कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो जो भी कुछ कह रहे हैं कंपनी के बारे में, वो सही चीज़ कह रहे हैं, कोई उनको ख़राब नहीं हो रहा, कोई उनसे झगड़ा नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें। ये की रोल होता है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का कि वो एफर्ट्स करे और उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करे, वरना फिर ये जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं ये भी कंपनी का नाम हार्म करने लग जाती हैं। अब लोकल पब्लिक्स आ जाओ। लोकल पब्लिक जो की होती है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन सम लोकेलिटी और एरिया। देखो, हर जो कंपनी है वो किसी ना किसी लोकल एरिया में काम कर रही होती है, जैसे कि वहाँ के नेबरहुड, यानी आस पड़ोस में, नेबर में जो रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो लोकल पब्लिक्स हो जाएंगे। कि जहाँ फैक्ट्री साइड आसपास के रहने वाले लोग हैं वो लोकल पब्लिक हो गए। तो कुछ प्रोडक्शन प्लांट जो होते हैं वो ऐसे लोकल एरियाज़ में रन कर रहे होते हैं। अब ये प्लांट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हार्म कर सकते हैं उस सारे प्रेमिस को, उस सारे रहने वाले इलाके को, जैसे कि एयर पोल्यूशन प्रोवाइड कर दें या वाटर कंटेमिनेट कर दें। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको कंपनसेट करना पड़ता है। कंपनसेट यानी हिसाब देना होता है, या खामियादा भरना होता है कि भाई पैसे वगैरह पे करो या कुछ करो, जो भी कोई इन्होंने डैमेज किया होता है लोकली। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सेटअप होती हैं जो इंसेंटिव देती हैं, होती हैं भाई चलो हमें या तो जॉब दो, या कोई और हॉस्पिटल्स क्रिएट करो, या पैसे दो, या कुछ भी किसी तरह इन्वेस्ट करो हमारी कम्युनिटी में, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। फिर वो उसको रहने देते हैं कि हाँ चलो यहाँ फैक्ट्री सेटअप है, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वो किसी तरह फ़ायदा प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल एरिया को। जर्नल पब्लिक्स क्या होते हैं? A journal customer's perception और opinion portrays the general public। यानी एक जो जर्नल कस्टमर है वो क्या सोच रहा है, क्या उसका नज़रिया है, क्या वो पोर्ट्रेट कर रहा है, क्या वो बोल रहा है कि भाई ये इसका नज़रिया ऐसा है, कंपनी इस तरह की है, या फला प्रोडक्ट ऐसा है, उसको जर्नल पब्लिक कहा जाता है। अ गुड ब्रांड इमेज परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किसी भी कंपनी का सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी ब्रांड इमेज हो उसकी, अच्छा नज़रिया हो उसके बारे में, लोग बोलते हैं हाँ इसका तो ब्रांड बहुत अच्छा है, मैं लूँगी तो इसी ब्रांड का सर्फ लूँगी, मैं लूँगी तो इसी ब्रांड का मेकअप लूँगी, ये सारी चीज़ें। और अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ध्यान में ली जाती हैं इससे पहले कि पॉजिटिव इमेज बनाई जाए कंपनी की। ये ओपिनियन या परसेप्शन जो होता है वो जनरल पब्लिक बनाती है, और जज किया जाता है फीडबैक के थ्रू, शेयर किया जाता है। अक्सर आप तो सोशल मीडिया और दूसरी मीडियाज़ के थ्रू करते हैं, हाँ इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका प्रोडक्ट, इस तरीके से बना के पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो जाता है और फिर ब्रांड की इमेज भी बिल्ड हो जाती है। अच्छा, अब इंटरनल पब्लिक जो है वाइटल रिसोर्सेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि उनके अपने ही एम्प्लॉयज़, एग्जीक्यूटिव, सप्लायर्स और ये सारे लोग होते हैं। अब इनको भी आप खुश रखोगे, इनको भी आप सही से प्रमोट रखोगे, सही बातें बताओगे, तो ये भी
सही रहेंगी फिर कंपनी चलती रहेगी। लेकिन अगर ये लोग ना खुश होंगे तो आपकी कंपनी को किस तरह वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होती है? मैक्रो एनवायरनमेंट जो होती है वो कोई कंसर्न नहीं होता कि इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस को बोला जाता है जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी तरह, और वो अफेक्ट ज़रूर कर देती हैं बिजनेस के सारे प्रोसेस के सेटअप को। ये फोर्सेस जो है इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं कंपनी का ऑपरेशन और वर्किंग सिचुएशन को। अब मैक्रो एनवायरनमेंट के 6 एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, क्या क्या? डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चर। डेमोग्राफिक में क्या किया जाता है कि पॉपुलेशन बेस्ड फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज, रेस, जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन और ऑक्यूपेशन। इनसे फ़र्क पड़ता है कि डेमोग्राफिक क्या है। डेमोग्राफिक बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले आप कोई भी रिसर्च करो प्रोडक्ट का, इकोनॉमिक मार्केट रिसर्च कर रहे हो, पॉलिसी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको डेमोग्राफिक्स पता होना चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि ये चीज़ ज़रूरी क्या है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोगों की ज़रूरतें पता चलती हैं कि लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या वो चाहते हैं और कंपनी क्यों एग्जिस्ट करे फिर। आपको पता होगा कि भाई आप क्या बेचना चाह रहे हो, किस इलाके में बेच रहे हो, तो वहाँ की ज़रूरत है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे ना। अगर वहाँ पे लोगों को चाहिए ही नहीं, जैसे आप एक इलाके में हेयर डाई कंपनी बनाते हो, उसमें बालों का कलर बेचते हो, लेकिन जिस इलाके में नहीं वहाँ कोई बाल कलर करना पसंद नहीं करता, किसी को नहीं पसंद ये चीज़, कोई यूज़ नहीं करता, तो आप तो फ्लॉप हो जाओगे, आपका प्रोडक्ट वैसे नहीं चलेगा। तो आपने रिसर्च करना ज़रूरी है कि क्या डेमोग्राफिक्स है, उनकी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है नहीं है। किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे बच्चे बहुत रहते हैं, वहाँ पे आप जाके बेचना चाहो खिलौने वाला, तो वो बहुत बिकेंगे। कैसे पता चला आपको? आपने पहले डेमोग्राफिक रिसर्च किया कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होती है? वी हैव टू सी द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेसिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। यानी इकोनॉमिक पावर देखनी है हमें, ये देखना है कि कंज्यूमर जो है, यानी जो खरीदने वाला है, जो यूज़ करने वाला है, उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, वो खरीद भी सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है, और उसकी स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, यानी किन किन चीज़ों में अखराजात वो स्पेंड करता है। एग्जाम्पल इसका ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट नहीं करती अपने एक्सपोर्ट करना अपनी गुड्स किसी कंट्री में, इससे पहले कि वो पता लगाए कि क्या यहाँ के रहने वालों के पास इतने पैसे हैं भी कि वो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकें या नहीं खरीद सकें। चेक करती है कि कंपनी जो कंट्री है उसकी हेल्थ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमी रेट क्या है उसका, ये सब देखा जाता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या क्या आ जाता है? जीडीपी वॉल्यूम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका क्या है, ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी रेट्स, यानी जो आप सामान दोगे वो उसके ऊपर भी टैक्स लग के आएगा, फिर लोगों को जो प्राइस मिलेगी वो और भी ज़्यादा मिलेगी। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर वो कंट्री ऐसी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप नहीं बेचोगे वहाँ पे। अगर अफोर्ड कर सकती है तो बेचोगे। नेचुरल एनवायरनमेंट आ जाती है। नेचुरल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट इन मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसर्न। अब आप बिज़नेस जहाँ चाहे करो, लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो लोकल एनवायरनमेंट से ज़रूर टक्कर खाएगा, और लोकल एनवायरनमेंट जो है वो शेप कर देती है आपका बिज़नेस अकॉर्डिंगली। आपके जो एनवायरनमेंट है इस तरीके से आप एनकाउंटर कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, किस चीज़ में? शॉर्टेज होते चले जा रहा है रॉ मटेरियल्स का। स्पेशली ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन न्यूरेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर, गैस, ऑयल, ये इवेंचुअली इसकी शॉर्टेज क्रिएट होते चले जाते हैं, तो इनका ध्यान आपने रखना होता है। मोर ओवर जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और उसकी वजह से क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स भी इंक्रीज़ कर जा रहे हैं। तो शॉर्टेज हो जाता है आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज का, फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि नहीं आप ये नहीं ले सकते, आपको इतनी टैक्स लगाना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो फिर बीइंग अ बिजनेस पर्सन या मार्केटर आपको इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है, और ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। ट्रेंड्स किस चीज़ का? नेचुरल एनवायरनमेंट के ट्रेंड का, कि क्या रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्या होगा आगे जाके, क्या और नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं इस एरिया में, या जहाँ हम बेचना चाह रहे हैं वहाँ पे, यहाँ हमने फैक्ट्री सेटअप की है वहाँ पे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अच्छा, फिर आ गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सबसे क्रूशियल फोर्सेस में एक है मैक्रो एनवायरनमेंट में। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत ड्रास्टिक यानी बहुत बड़ा चेंज डेवलपमेंट आया है टेक्नोलॉजी में। अब हम फेवर में हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें और अपनी कन्वीनियंस और ईज़ के साथ, आसानी के साथ हम ये यूज़ कर सकें टेक्नोलॉजी को। जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह को अब नई 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 टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आसानी से बना रहे हैं। जैसे अब एआई वगैरह आ गया है, तो एआई के ज़रिए आप बहुत सारी ग्राफिक्स क्रिएट कर लेते हो, उसको शर्ट पे प्रिंट करो, किसी चीज़ पे करो और बना दो। आप 3D प्रिंटर्स हैं, उससे अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप
सिर्फ अपना पूरा पूरा स्टोर ऑनलाइन सेटअप करके अपनी सामान सारे बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप टेक्नोलॉजी में हमें आसान कर देते, जैसे कि हमारे पास थी एक कंपनी, फोटोकॉपी कंपनी जेरोक्स, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब कोई नहीं करता है कि फ़ोटोकॉपी या कोई ऐसी चीज़ों पे जाके फैक्स करे या कुछ करे। सब एक दूसरे को पीडीएफ भेज देंगे या वो यूज़ कर लेंगे। कोई अब ये सारी पुरानी कंपनीज नहीं चलती, सब टेक्नोलॉजी पे अडेप्ट कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, तो हर कंपनी हर मार्केटर को चाहिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करे और अडेप्ट करे। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है एनवायरनमेंट का, जो इफेक्ट करता है बिजनेस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। अब बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाता है इस बात से कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके का है। यानी किसी भी कंपनी किसी भी फॉरेन कंट्री में एंटर करने से पहले, अपने प्रोडक्ट को एंटर करने से पहले देखा जाता है कि कंपनी को पता हो कि भाई लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होस्ट कंपनी का है वो क्या है। क्या उसका पॉलिटिकल सिस्टम इफ़ेक्ट कर रहा है इकोनॉमी को बुरी तरीके से अच्छी तरीके से, क्या वो स्ट्रेस फ्री तरीके से कंपनी को एंटर और एग्जिट होने देगा, या बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्या कंट्री स्टेबल है या नहीं है। कल्चर एनवायरनमेंट, अच्छा कल्चर एनवायरनमेंट भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रिलीज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल्चर की डेफिनेशन देखो, कल्चर इज द इंटीग्रेटेड सम टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर ट्रेड्स दैट आर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। यानी हर मेंबर ऑफ सोसाइटी का अलग होता है, अलग अलग सोसाइटी होती है, उनके अलग अलग तौर तरीके होते हैं, कल्चर होते हैं बिहेवियर का, खाने पीने उठने बैठने का, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी बाइंग एबिलिटीज़ कि क्या ख़रीदना है क्या नहीं खरीदना। जैसे एक कल्चर फैक्टर ये बता रहा है कि असेंशियल होता है हमें जानने के लिए कल्चर बैरियर्स वगैरह क्या है, क्या ये लोग खरीदने वाले भी हैं या नहीं। जैसे मैकडोनल्ड्स जो पाकिस्तान का है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स जो इंडिया में। अब मैकडोनल्ड की एबिलिटी ये है कि अपने फूड को अडेप्ट कर लेता है, बिजनेस स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज कर लेता है अपने हर एक कल्चर के हिसाब से, कि भाई हमें पता है कि एक जगह पे हलाल क्या है हराम क्या है, दूसरी जगह पे क्या है, वहाँ यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, दूसरे इलाके क्या खाना का पसंद करते हैं, उसके उसके हिसाब से आप चेंज करो। जैसे कि आप एक कपड़ों का ब्रांड निकालते हो, तो अगर आप किसी रूरल एरिया पाकिस्तान में बनाते हो तो आप शलवार कमीज़ या इस किस्म का ब्रांड बनाओगे तो वो बिकेगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न ड्रेसिंग सिर्फ ओनली बनाओगा, बहुत ओपन वेस्टर्न ड्रेसिंग या कुछ करोगा, तो फिर वो यहाँ नहीं बिकेगी। डिफरेंट करेगा किस इलाके में आप क्या बेच रहे हो, कहाँ पे वो बिकने वाली है, कहाँ वो नहीं बिकने वाली, इलाके बाय इलाके फ़र्क करती चली जाएगी। तो इससे पहले मार्केट नहीं एंटर हो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो इससे ये थीम ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे आप लोग देखते हो कि ये जनरल क्वेश्चंस आस्क लिखे हुए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, आप रीड करो, समझो और उनको थोड़ा याद भी करो कि लॉन्ग में एक आध दफ़ा ये पूछे जा सकते हैं। ये तो छोटा सा है, शॉर्ट वगैरह में आ सकता है, ज़रूरी नहीं सारे आएँ, लेकिन आने के इनके चांसेस होते हैं। एक दो इसमें से आ भी चुके हैं, जैसे टर्म बाय पब्लिक्स का क्या मतलब है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो आप ज़रूर याद करो उसको, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने तो अच्छे से समझा हुआ होगा तो आप समझ पाओगे जवाब को।